ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ रहे थे ना। एयर कंडीशनिंग के बारे में पढ़ रहे थे, उसके सारे प्रिंसिपल्स पढ़ चुके थे। ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, और सिस्टम ऑफ एयर कंडीशनिंग भी पढ़ लिए थे। कितने टाइप का होता है, एक सेंट्रल सिस्टम होता है, एक होता है सेल्फ कंटेंट और यूनिट सिस्टम, और यूनिटरी सिस्टम भी इसको बोलते हैं। फिर नेक्स्ट था क्या, सेमी कंटेंट और यूनिटरी सेंट्रल सिस्टम। फिर उसके बाद कंबाइंड सिस्टम था। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, कंबाइंड सिस्टम में क्या था कि वो इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, जितना जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगा। जैसे लिखा है यहाँ पे, दिस कंटेंट ए सेंट्रल एंड सेफ कंडीशन सिस्टम, दी सेंट्रल एंड सेमी कंटेंट सिस्टम, और सेल्फ कंडीशन सेमी कंटेंट सिस्टम। ये तीनों का जो ऊपर हम लोग तीन पढ़े हैं, वो तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, ए बी और सी। ठीक है, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होता है उसी तरीके से ये जो है हम इसको इंस्टॉल करते हैं। नोट में क्या था, द चॉइस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साइज पे डिपेंड करता है। मेथड ऑफ हीटिंग, हीटिंग के मेथड पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ एयर कंडीशनिंग यूनिट। ठीक है, कितने वॉल्यूम में हमको एयर कंडीशनिंग करना है और किस टाइप का एयर कंडीशनिंग यूनिट है। ठीक है, पीरियड ऑफ ईयर फॉर विच एयर कंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रूम टू बी सर्व्ड। ठीक है, साल के किस सीजन में जो है वो एयर कंडीशनिंग हमको करना है, जैसे गर्मी में करना है, या बरसात वाले टाइम में करना है, या फिर सर्दियों में करना है। तो इस पे डिपेंड करता है कि हमको किस तरीके का एयर कंडीशनिंग करना है। ठीक है, अगर हमको सर्दियों वाले मौसम में करना है तो हमको क्या करना है, टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करना होगा, है ना। जो ह्यूमिडिटी होता है वो अ, हम लोग अभी पिछली बार पढ़ चुके हैं कि 40 से 60% के बीच में होना चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी जो है वो अगर इससे कम कर देंगे तो क्या होगा कि नेजल जो है वो सूख जाएगा और हमको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, है ना। अब देखते हैं साइकिल ऑफ ऑपरेशन। साइकिल ऑफ ऑपरेशन, सकिंग द एयर थ्रू फिल्टरिंग मीडिया। ठीक है, फिल्टरिंग मीडिया से क्या होता है, एयर को सक किया जाता है। कूलिंग इट इन समर और हीटिंग इट इन विंटर। ठीक है, अगर गर्मी का समय है तो उसको कूल किया जाता है, और सर्दी वाला समय है तो उसको हीट किया जाता है। Dehumidify if it is to be cooled, और humidify if it is to be heated। ठीक है, उसको डिह्यूमिडिफाई करते हैं अगर हमको कूल करना है तो, और ह्यूमिडिफाई करना है अगर हमको हीट करना है तो। ठीक है, थ्रोइंग इट इनटू रूम फॉर सर्कुलेशन। उसके बाद इतना कंडीशन करने के बाद इसको जो है वो रूम में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, यूज एयर इज कलेक्टेड थ्रू एग्जॉस्ट एंड मिक्स्ड विथ फ्रेश एयर एंड सक अगेन थ्रू फिल्टरिंग मीडिया। अब हम क्या करते हैं कि जो यूज्ड एयर होता है रूम का, उसको एग्जॉस्ट से लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं फ्रेश एयर में। ठीक है, मिक्स करते हैं फ्रेश एयर में और उसको फिल्टरिंग मीडिया के थ्रू इसको सक करते हैं। क्या इसेंशियल्स ऑफ एन एयर कंडीशनड सिस्टम। ठीक है, एयर कंडीशन सिस्टम की जरूरत क्या है वो हम लोग देखने जा रहे हैं।
सबसे पहला क्या है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल फॉर एयर कंडीशनिंग। सबसे पहला क्या है, फिल्टर्स टू क्लीन एयर। ठीक है, फिल्टर जो है वो क्या करता है, एयर को क्लीन करता है। हीटिंग टू हीट एयर इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में हीटिंग करता है। कूलिंग टू कूल एयर इन समर सीजन, समर सीजन में कूल करता है। ह्यूमिडिफिकेशन टू ऐड मॉइस्चर टू हीटेड एयर। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन होता है ताकि हीटेड एयर में जो है वो मॉइस्चर को ऐड किया जाए। डिह्यूमिडिफिकेशन टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द कूल्ड एयर, और कूल्ड एयर से जब हम मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करते हैं तो उसको कहते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन। फिर लास्ट क्या है, एयर सर्कुलेशन और एयर डिस्ट्रीब्यूशन टू सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट द कंडीशन एयर इनसाइड द रूम और इनक्लोजर। एयर सर्कुलेशन या एयर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या करते हैं, हम इसको रूम को जो है जो कंडीशन एयर है उसको सर्कुलेट करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हो एयर कंडीशनिंग जो है वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट है मैकेनिकल लिफ्ट एंड एस्केलेटर्स। क्या ये मैकेनिकल लिफ्ट और एस्केलेटर के बारे में है। मैकेनिकल लिफ्ट एंड एस्केलेटर। मैकेनिकल लिफ्ट क्या है, जनरली दे आर यूज्ड इन बिल्डिंग हैविंग मोर देन 4 स्टोरी। ठीक है, मैकेनिकल लिफ्ट वहां प्रोवाइड करते हैं जहां, जनरली वहां प्रोवाइड करते हैं जहां 4 से ज्यादा मंजिल है। ठीक है, 4 से ज्यादा फ्लोर है, वहां पे हम मैकेनिकल लिफ्ट यूज करते हैं। They are used for providing vertical transportation of passenger and goods। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है, वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए और सामान को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए। दे कैन बी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और हाइड्रोलिक। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के मदद से भी चलता है और हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से। Hydraulic lifts are generally used for low-rise passenger service। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो लो राइज पैसेंजर सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा हाई राइज नहीं जाना है हमको, 2 3 या 4 मंजिल ही जाना है, 5 मंजिल ही जाना है, तो हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हमको उससे ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग में जाना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का, इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ लिफ्ट, कुछ मेन कंपोनेंट है लिफ्ट के, वो यहाँ है। पहला क्या है, द लिफ्ट कार और कैब। ठीक है, जिसमें पैसेंजर खड़े होते हैं या सामान रखा जाता है उसको लिफ्ट कार या कैब बोलते हैं। होस्ट वायर रोप्स। ठीक है, कैब जो है जिसपे जिस वायर से टिका होता है, जिस वायर से वो अप एंड डाउन मोशन करता है उसको बोलते हैं होस्ट वायर रोप। ठीक, ड्राइविंग मशीन, जो मशीन से ये लिफ्ट चलता है उसको ड्राइविंग मशीन बोलते हैं। कंट्रोल इक्विपमेंट, कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता है वो। फिर होस्ट वे रेल्स। ठीक है, इसको यूज किया जाता है। फिर पेंट हाउस और मशीन रूम एंड पिट्स। ठीक है, पेंट हाउस जो सबसे ऊपर वाला, टॉप मोस्ट फ्लोर पे जाने के लिए हम लिफ्ट जब ऊपर तक जाता है तो उसके ऊपर जो है जितनी मशीनरी रखी जाती है उसी को बोलते हैं पेंट हाउस। ठीक है, और जब सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आता है तो उसके नीचे जिस स्प्रिंग पे टिका होता है उस, वो थोड़ा सा पिट गड्ढे में होता है, उसको बोलते हैं पिट।
एस्केलेटर, एस्केलेटर्स, दे आर पावर्ड स्टेयर। ठीक है, ये पावर्ड स्टेयर होता है, अपने आप चलता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। दे आर यूज्ड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू मूव मोर नंबर ऑफ पैसेंजर फ्लोर टू फ्लोर। ठीक है, ये कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में ज्यादा पैसेंजर को जाना होता है। These stairs operate continuous without the need of operator। ठीक है, ऐसे एस्केलेटर जो होते हैं वो बिना ऑपरेटर के कंटिन्यूअस ऑपरेशन में रहते हैं। ठीक है, बिना किसी ऑपरेटर के कंटिन्यूअस जो है वो ऑपरेशन में रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, these escalators are in the form of an inclined bridge between the floors। ठीक है, ये एक inclined bridge की तरह दिखते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में। इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है? स्टील ट्रस और फ्रेमवर्क। ठीक है, स्टील ट्रस, फ्रेमवर्क, हैंड रेल्स एंड एन एंडलेस बेल्ट। ठीक है, बेल्ट और हैंड रेल होता है, स्टेप्स होता है, मोटर ड्राइवन सॉकेट व्हील। ठीक है, और व्हील। उसके बाद वार्म गियर ड्राइविंग मशीन। ठीक है, और ऑपरेशन का रेट क्या होता है? तो दे ऑपरेट एट ए स्पीड ऑफ 30 टू 40 मीटर पर मिनट। एक मिनट में 30 से 40 मीटर के बीच में हो। द स्लोप ऑफ स्टेयर इज स्टैंडर्डाइज्ड एट 30 डिग्री। ठीक है, और जो स्लोप है वो 30 डिग्री का रहता है। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल स्टेयर, घर का स्टेयर जो बनाते हैं कंक्रीट का, उसमें हम लोग पढ़ते थे क्या है कि वो 30 से 45 के बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे 30 से 40 या 45 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ हम एक स्टैंडर्डाइज कर देते हैं कि ये जो इसका स्लोप होगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और इसका ऑपरेटिंग रेट जो होगा वो 30 से 40 मीटर पर मिनट होगा, यानी एक मिनट में वो 30 से 40 मीटर ही जा सकेगा। नेक्स्ट है फायर प्रोटेक्शन। फायर प्रोटेक्शन, फायर प्रोटेक्शन इज बिल्डिंग कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या है? इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन फायर प्रोटेक्शन। तो दूसरा क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ फायर रेसिस्टेंट मटेरियल। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन करें फायर प्रोटेक्शन के लिए, फिर उसके बाद वो मटेरियल यूज करें जो फायर रेसिस्टेंट हो। फायर रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन, फायर रेसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन भी कराएं। फिर उसके बाद क्या है? जनरल मेजर्स ऑफ फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग, और कुछ जनरल मेजर्स होते हैं फायर सेफ्टी के लिए बिल्डिंग में, वो भी करें। फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग, सबसे पहला क्या है फायर सेफ्टी में? अलार्म सिस्टम, अलार्म हो। तो दूसरा पॉइंट क्या है? फायर एक्सटिंग्विशिंग अरेंजमेंट।
किसी भी बिल्डिंग में जो है फायर एक्सटिंग्विशिंग का अरेंजमेंट हो। उसमें क्या है, नॉर्मली ऑपरेटेड इक्विपमेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, फायर हाइड्रेंट जो यूज करते हैं बिल्डिंग में। फॉर लार्ज एंड क्लोज बिल्डिंग फायर हाइड्रेंट शुड बी लोकेटेड एट 90 टू 12 मीटर, ठीक है। जो फायर हाइड्रेंट है वो किसके किसके बीच में लोकेट होना चाहिए, ठीक है। क्लोज, लार्ज और क्लोज बिल्डिंग अगर है तो उसमें जो है 90 से 12 मीटर के बीच में होना चाहिए। वेयर एज 300 मीटर इन केस ऑफ ओपन एरिया, और जो ओपन एरिया है उसमें जो है वो 300 मीटर तक होना चाहिए। वन हाइड्रेंट फॉर एन एरिया ऑफ 4000 to 10,000 मीटर स्क्वायर is provided based on density of population, and importance of region, ठीक है। हाइड्रेंट जो है वो 4000 स्क्वायर मीटर में एक या 10,000 स्क्वायर मीटर में एक, इन दोनों के रेंज के बीच में ही होता है। ये डिपेंड करता है कि जहां हम इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पे पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, कितने ज्यादा लोग वहां रहते हैं, और उसका उस एरिया का इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंस ज्यादा है तो 4000 स्क्वायर मीटर में एक हाइड्रेंट देंगे, और अगर जो है इम्पोर्टेंस कम है तो हम क्या करेंगे, एक वाटर हाइड्रेंट जो है वो 5,000 6,000 या 10,000 के मीटर स्क्वायर के एरिया में एक देंगे, ठीक है। और ये पॉपुलेशन की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन की डेंसिटी होगी, हाइड्रेंट जो है उतना फ्रिक्वेंट प्रोवाइड कराना होगा, और पॉपुलेशन जो है वो अगर कम होगा तो हम उतना फ्रिक्वेंट हाइड्रेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करते। फिर नेक्स्ट क्या है, एस्केप रूट। एस्केप रूट, जब भी फायरिंग अलार्म हो तो एक इमरजेंसी एग्जिट जो है वो होना चाहिए बिल्डिंग में, ताकि जो है एक सेफ रूट के थ्रू जो है वो जितने भी ड्वेलिंग है या ऑक्यूपेंट है वो बिल्डिंग से बाहर निकल सके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फायर रेसिस्टेंट मटेरियल, फायर रेसिस्टेंट मटेरियल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। सबसे पहला, मटेरियल शुड नॉट लूज स्ट्रेंथ सब्सटेंशियली व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। मटेरियल जो है वो अपना स्ट्रेंथ जो है वो लूज नहीं करना चाहिए जब भी वो फायर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में अगर आए तो मटेरियल जो है वो अपना स्ट्रेंथ लूज ना करे। द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल शुड बी सच दैट इट डज नॉट डिसइंटीग्रेट अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, और मटेरियल का कंपोजिशन भी इस तरीके से हो कि जब भी हाई राइज टेम्परेचर में अगर आए, हाई टेम्परेचर में आए, तो उसका मटेरियल जो है वो डिसइंटीग्रेट ना हो। थर्ड पॉइंट का है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ड्यू टू राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर रेस्पेक्टिवली शुड नॉट बी एक्सेसिव, ठीक है। उसमें जब भी टेम्परेचर बढ़े या घटे, उनके बीच में जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज के हिसाब से उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। द मटेरियल शुड बी नॉट कंबस्टिबल एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। और जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो कंबस्टिबल ना हो, जितना हम कोशिश करें कि जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं वो कंबस्टिबल
ना हो, उसमें फायर जो है वो ना लगे, आग जो है वो ना लगे। लास्ट पॉइंट क्या है? द मटेरियल शुड बी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मटेरियल है वो बैड कंडक्टर ऑफ। नेक्स्ट क्या है? एकॉस्टिक्स। ठीक है, एकॉस्टिक्स क्या है पढ़ते हैं। It is a science which deal with design and construction of different unit of buildings to get proper acoustical condition, and also with the correction of defect in existing rooms. It includes sound absorption or dissipation of exterior noise. ठीक है, average sound travels at ordinary temperature with speed 340 meter per second. Velocity of sound through water is 1310 meter per second. Velocity of sound through brick is 3600 meter per second, and velocity of sound through steel is 4900 meter per second. ठीक है, एकॉस्टिक्स क्या है कि एक साइंस है जिससे हम क्या करते हैं, बिल्डिंग में नॉइज को कंट्रोल करते हैं और उसको एकॉस्टिकल कंडीशन में, प्रॉपर एकॉस्टिकल कंडीशन में उसको मेंटेन करते हैं, ताकि जो भी रूम है उसमें कोई भी नॉइज जो है या आ, वो रूम में ना जाए। ठीक है, नॉइज को करेक्ट करना और उसको डिसिपेट करना। जैसे कि अगर कहीं बाहर से नॉइज आ रहा है तो हम ऐसा मटेरियल, एकॉस्टिकल बनाने के लिए हम ऐसा मटेरियल यूज करें जो नॉइज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, और उस नॉइज एनर्जी को या एक्सटर्नल जो नॉइज आ रहा है, बाहर से जो नॉइज आ रहा है, उसको डिसिपेट कर दे। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि नॉर्मल कंडीशन पे जो साउंड का स्पीड होता है वो वो क्या है, 340 मीटर पर सेकंड है। वहीं अगर वाटर के अंदर वेलोसिटी देखें साउंड का तो वो 1310 मीटर पर सेकंड है, और ब्रिक के अंदर, ईंट के अंदर 3600 मीटर पर सेकंड है, और स्टील के अंदर 4900 मीटर पर सेकंड है। ये साउंड की वेलोसिटी है। तो हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को एकॉस्टिकल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करते हैं, या जो एक्सटीरियर नॉइज है उसको डिसिपेट करने के लिए हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ एकॉस्टिक्स। प्रिंसिपल ऑफ एकॉस्टिक्स, the behavior of sound play a very important role on the acoustics of building। ठीक है, साउंड का बिहेवियर जो है वो बिल्डिंग को एकॉस्टिक बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। When a sound originates from any source, it travels in all possible directions through various medium and strike a surface such as wall, फ्लोर, सीलिंग एक्सेट्रा। ठीक है, साउंड जो है जब ओरिजिनेट होता है, जब ओरिजिन उसका होता है तो वो क्या होता है कि वो सारे डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, हर मीडियम में ट्रेवल करता है। ठीक है, जब वो वॉल या फ्लोर या सीलिंग के सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ए पार्ट ऑफ दिस साउंड इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट ऑफ इज एब्जॉर्ब बाय द सरफेस। कुछ पार्ट, एक पार्ट जो है वो उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, और एक पार्ट जो होता है क्या, वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है। द रिफ्लेक्टेड साउंड में कॉज इको और रिवर्बरेशन एंड एकॉस्टिकल डिफेक्ट। ठीक है, जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आता है उससे इको बनता है, रिवर्बरेशन होता है, और एकॉस्टिकल डिफेक्ट आता है। ठीक है, उसमें गूंज होता है। ठीक है, और एक ही चीज को रिपीट करके आता है, जिससे क्या होता है कि एकॉस्टिकल डिफेक्ट इसको बोला जाता है। सो
This reflected sound has to be controlled and divided so that distribution created is less. ठीक है, इसी साउंड के रिफ्लेक्शन को हम डिवाइस से कंट्रोल करके सॉरी इसको कंट्रोल करके इसको डिवाइड करते हैं ताकि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लेस हो जाए. This reflected sound is represented by reflection coefficient and is very important in acoustical design of building. ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है क्या, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट से, और ये बिल्डिंग के एकॉस्टिक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्डिंग के एकॉस्टिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या है डिफेक्ट्स ऑफ एकॉस्टिक्स. डिफेक्ट्स ऑफ एकॉस्टिक्स. Defects of acoustics. When the average sound intensity rises to a suitable level in every part of room or auditorium with no echo or disturbance or distortion, this is known as acoustics of buildings. जब कोई एवरेज साउंड इंटेंसिटी जो है वो राइज होता है एक सुटेबल लेवल तक, एक नॉर्मल लेवल तक वो राइज होता है, और वो रूम में या ऑडिटोरियम में प्रॉपर हर पार्ट में जो है वो फैलता है बिना किसी गूंज के या बिना किसी डिस्टॉर्शन के या बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो उसको हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक्स ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, जब कोई नॉर्मल साउंड जो है, साउंड इंटेंसिटी जो है वो अगर होता है और उसका सारा पार्ट जो है वो रूम में या ऑडिटोरियम में प्रॉपर फैलता है, उसमें कोई गूंज नहीं होता है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है और ना ही कोई डिस्टरबेंस होता है, तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो उसमें हम बोलते हैं कि ये बिल्डिंग जो है वो अच्छा एकॉस्टिक्स है. ठीक है, टू अचीव दिस the defect has to be minimized and the common defect of acoustics are, अगर इसको अचीव करना है, बिल्डिंग को एकॉस्टिक बनाना है, तो क्या करना है कि डिफेक्ट्स को मिनिमाइज करना है. और ये डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ इको, गूंज का बनना. ठीक है, रिवर्बरेशन. ठीक है, इनसफिशिएंट लाउडनेस, और क्या है आउटसाइड और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इको में क्या है, when the reflected sound reaches the ear at the same time when a direct sound reaches. ठीक है, जब एक डायरेक्ट साउंड जो ट्रेवल कर रहा है वो जब हमारे कानों तक पहुंचता है और रिफ्लेक्ट होके जो साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है, दोनों अगर सेम टाइम पहुंचते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इको. इको कॉज डिस्टर्बेंस एंड अनप्लीजेंट हियरिंग. इको क्या होता है कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है और सुनने में अनप्लीजेंट होता है. ठीक है, टू काउंटर counteract it, we use porous material in interior which absorb the sound. ठीक है, इस ईको को इस फॉर्मेशन ऑफ ईको को काउंटरैक्ट करने के लिए, इस डिस्टरबेंस को काउंटरैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीरियर सरफेस पे जो है वो पोरस मटेरियल को यूज करते हैं. ठीक है, इंटीरियर करने के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं वो पोरस मटेरियल यूज करते हैं ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर सके. फिर क्या है रिवर्बरेशन. इट इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ एन इनक्लोज्ड स्पेस. इसमें क्या होता है कि एक इनक्लोज्ड एरिया में बहुत ज्यादा बार रिफ्लेक्शन होता है. द साउंड persists even when the source of sound is ceased. This is known as reverberation.
ठीक है। जब किसी क्लोज्ड एरिया में रिफ्लेक्शन एक से ज्यादा बार होता है तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। और ये साउंड जो है वो तब भी, ये जो रिवर्बरेशन जो है ये तब भी होता रहता है, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, साउंड का जो मेन सोर्स है जहां से आवाज निकल रहा है हम उसको सीज कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं, फिर भी जो है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन की मदद से ये आवाज जो है वो बहुत ज्यादा बार गूंजती है, इसी को बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इनसफिशिएंट लाउडनेस। इसमें क्या है, दिस मीन दैट मोर साउंड इज नीडेड ड्यू टू रॉन्ग डिजाइन कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि गलत डिजाइनिंग कंसिडरेशन की मदद से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो पूरे जगह वो फैल नहीं पा रहा, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा कि हमको ज्यादा साउंड की जरूरत होगी ताकि पूरे हर जगह पे जो है वो साउंड जो है वो फैल सके, वो हर जगह जो है वो ऑडिबल हो, इसलिए हमको क्या करना होता है कि साउंड को इंक्रीज करना होता है, ठीक है। ये इनसफिशिएंट लाउडनेस जो है वो किसका डिफेक्ट है, ये डिजाइनिंग डिफेक्ट है, ताकि जो साउंड है वो एक प्रॉपर हर जगह फैल नहीं रहा है, ये आता है बिल्डिंग के डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग के वजह से ये डिफेक्ट आता है। पर आउट्स और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, if there is too many external sound to counteract this opening are closed, ठीक है। अगर बाहर से बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि जहां से भी बाहर का एक्सटर्नल नॉइज जो है वो बिल्डिंग के अंदर आ रहा है उस ओपनिंग को हमको क्लोज करना होता है, ताकि जो भी एक्सटर्नल नॉइज है या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है वो हमारे रूम में या हमारे बिल्डिंग में ना आ पाए, ठीक है। तो ये हो गया एकॉस्टिक्स, ठीक है। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टरिंग, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, प्लास्टरिंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटिंग, ठीक है। अगली क्लास में जो है कि जब हम यूनिट 5 स्टार्ट किए थे तो प्लास्टरिंग को जो है वो सबसे पहले ही खत्म किए थे, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो है वो प्लास्टरिंग में स्टार्ट किए थे, उसके बाद ये सारे टॉपिक्स को स्टार्ट किए, तो प्लास्टरिंग तक यहाँ तक हो गया खत्म, है ना। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटिंग, ठीक है। तो अब इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है वो पॉइंटिंग से स्टार्ट करें। पॉइंटिंग, व्हाइट एंड कलर वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग, ये 3 टॉपिक बचा हुआ है और यूनिट 5 जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में जो है वो हम लोग पॉइंटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में पॉइंटिंग स्टार्ट